नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो पटना से लेकर के दिल्ली तक कोई काले कपड़े पहन करके, कोई हाथों में प्ले कार्ड लेकर के हंगामे और प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस चीज को लेकर के कि ये मतदाता सूची का सत्यापन क्यों किया जा रहा है। मसले तो दूसरे भी हैं, लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अपना कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है और इसको नहीं रोका जा सकता, इसके बावजूद इसका मतलब तो ये हुआ कि ना आप संविधान को मानते, ना आप सुप्रीम कोर्ट को मानते। वो लाल किताब लेकर के आप घूमते जरूर रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा है। दूसरी बात ये है कि ये अखिलेश यादव को क्या हुआ है, अपने सांसदों के साथ दिल्ली की पार्लियामेंट के पास की एक मस्जिद में जाकर के मीटिंग क्यों कर रहे हैं। अब ये मस्जिदों में भी मीटिंग करेंगे क्या, और मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तीसरे हम इस पर भी बात करेंगे, बिहार विधानसभा में जिस तरह की हंगामेबाजी हुई, नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव में जो झड़प हुई, और एक तेजस्वी यादव की बाइट चल रही है किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए। पत्रकार पूछ रहा है कि इन स्थितियों परिस्थितियों में क्या आप चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम इस पर भी मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो हताशा का ये आलम क्यों है। ये जो 50-51 लाख मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं या नाम कटने की स्थितियां पैदा हो गई हैं, क्या इसी से इतने बिल बिला गए हैं। और एक राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी कहते हैं कि कर्नाटक में हमने कुछ रिसर्च करवाया है और इस रिसर्च के बल पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी हर चुनाव से पहले कुछ खेल करती है, मैच फिक्सिंग करती है। महाराष्ट्र में भी इन्होंने वोट चुराए, अब बिहार में भी उसी की तैयारी है। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 तो वीरेंद्र जी, क्या इन्होंने, राहुल गांधी ने एनएसडी से कोई डिप्लोमा किया है नाटक नौटंकी करने का, हंगामा करने का और इसी तरह की चीजें करने। ये एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते थे। इधर कई कॉमेडियन भी फिल्मों से लगभग गायब हो गए हैं। हालांकि हीरो को अब कॉमेडियन की भूमिका भी दे दी जाती है कभी कभी, लेकिन जिस तरह के इनके कुल मिलाकर के एक्ट हैं, उससे तो पता चलता है कि ये ओकेशनली, खास तौर से जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो इसी तरह के हंगामे ड्रामे, कभी नीले कपड़े पहन करके, कभी काले कपड़े पहन करके, कभी गले में काला कपड़ा सबके डाल करके, इस तरह के हंगामे करवाते हैं। एक तो ये काले कपड़े से, नीले कपड़े से इनका जो ये नया नया अनुराग है, प्यार है, इसकी वजह क्या मानते हैं। और ये हर बार का एक इनका तयशुदा कार्यक्रम हो गया है। ये सबको पता है कि पार्लियामेंट में सरकार ने कह दिया है कि हम पहलगाम जेनोसाइड और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। 25 घंटे तय कर दिए, 16 घंटे लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। मंगलवार को राज्यसभा से शुरुआत भी हो जाएगी, फिर भी हंगामा। देखिए, पहली बात तो आप देश के कॉमेडियंस का अपमान मत कीजिए राहुल गांधी से तुलना करके, जो कहना हो कहिए। और राहुल गांधी का डिप्लोमा नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की होगी। वो अमेरिका बहुत जाते हैं। आप शायद उनकी यात्रा का ध्यान नहीं रखते। पहली बात तो जो अभी लेटेस्ट डाटा इलेक्शन कमीशन ने बिहार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जारी किया है, उसके मुताबिक अब तक 98.1% वोटर कवर हो गए हैं। 20 लाख जो है मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 28 लाख से ऊपर लोग स्थायी रूप से बिहार छोड़ चुके हैं, अन्य राज्यों में बस गए हैं। 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए।
और करीब 15 लाख मतदाता फॉर्म वापस नहीं किए गए। यानी 7.17 करोड़ जो है जो जो फॉर्म दिए गए थे 90.8% वापस आ गए हैं डिजिटली और फिजिकली। ये डाटा है चुनाव आयोग का। और कल जो खबर छपी है, इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको मालूम है कि ये हमारा अधिकार है। और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी लागू हो रहा है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में ये स्पष्ट प्राविधान है कि केवल भारत का वैध नागरिक ही मतदाता सूची में मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। और उसकी ये विधि है, ये नियम है, इससे इसके इसके अंतर्गत करवा सकता है। तो क्या ये एनआरसी था क्या? 1950 में ये कानून बना है। उस समय तो संघ और बीजेपी पावर में नहीं थे। उस समय तो बीजेपी थी ही नहीं। जनसंघ तो 1952 में 51 में बना है। और जनसंघ जो 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो ये लोग जो है केवल शोर मचाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते। जहां तक आपने हंगामे की बात की, आपको याद होगा इस वर्ष फरवरी में जब बजट सत्र शुरू हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के फर्स्ट डे कहा था कि ये अब की पहली बार हो रहा है कई सत्रों के बाद जब सत्र के पहले कोई नई सनसनी नहीं छोड़ी गई है। कभी मणिपुर का वीडियो आ गया, कभी हाई रिपोर्ट आ गई, कभी पेगासस आ गया। कोई ना कोई सनसनीखेज खबर वो ले आते थे ताकि इसी बहाने दोनों सदन के संसद के दोनों सदनों का सत्र की कार्रवाई को ठप किया जा सके और जो सामान्य कामकाज ना होने पाए। ये लगातार चल रहा है कई सालों से। अब की बार उन्हें अब कुछ मिल नहीं रहा है। अब विदेशों से अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, तो अब जो कम्युनिस्टों जिहादियों का जो गठबंधन था, उसको जो रोटी मिल रही थी विदेशों से, यूरोप से, वो मिलना बंद हो गई है। ब्रिटेन से भी अब इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर आज ब्रिटेन की यात्रा पे गए हैं। खालिस्तानियों की भी नकेल कसी जाएगी। कनाडा में अब जो है ट्रूडो चला गया, अब वहां पे नई सरकार आ गई है। वो प्राइम मिनिस्टर पहले ब्रिटिश का वो ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर था। वो आदमी एक विख्यात इकोनॉमिस्ट है, बहुत सुलझा हुआ समझदार ईमानदार आदमी है और बहुत जिम्मेदार आदमी है। तो और इंडिया से रिश्ते सामान्य हो रहे हैं कनाडा से। तो खालिस्तानियों की दुकान वहां भी बंद हो गई। ट्रंप के आने के बाद इस वर्ष फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका की यात्रा पे गए थे, तो वहां पर भी जो है नकेल कस दी गई खालिस्तानियों की। ब्रिटेन में भी अब कस दी जाएगी। तो ये तो अब लगातार जो इन्होंने जो एक षड्यंत्रकारी जो एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम था, जो इनको सपोर्ट कर रहा था, वो आपका वो जॉर्ज सोरोस और हाइडेनबर्ग, वो सब धीमे धीमे सूख रहा है इनका। अब इनकी हताशा बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार का के संग जो समस्या है कि वो सरकार बहुत गहरे रिसर्च के बाद, कील कांटे से दुष्ट होने के बाद और कानून सम्मत, विधि सम्मत, न्याय सम्मत, संविधान सम्मत जो व्यवस्था है, ये उसके अनुसार ही सरकार फैसला करती है। लेकिन तो इसलिए उससे लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। अब जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल आया पार्लियामेंट में, सरकार ने उसको जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे देश का दौरा किया, 7-8 महीने उस पे काम किया, हजारों डेलीगेशन से मिला, लोगों से मिला, हर जगह से मिला। उसके बाद एक आम सहमति पर जो है के बाद जो है बिल वापस किया गया संसद को, बिल पास हो गया। अब आप देखिए कि इतना हंगामा किया कांग्रेस ने वक्फ बिल के ऊपर, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस के पास एक भी ऐसा सांसद नहीं था जो इस बिल के ऊपर आधे पौन घंटे 40 मिनट बोल सकता हो। बजट सत्र पास हो गया, इतना हंगामा किया इन्होंने, लेकिन इनके पास बजट के ऊपर बोलने के लिए एक आदमी नहीं था। बस कोई बोल रहा है कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है, कोई बोल रहा है मेरे रेल लाइन नहीं है, कोई बोल रहा है मेरे यहाँ सड़क बनवा दो, कोई बोल रहा है मेरे यहाँ पुल बनवा दो। लेकिन बजट और जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था की जानकारी रखता है, उसको ये जान के हैरानी उसको ये पता होगा कि 1947 के बाद ये 78वें साल में पहली बार देश में हो रहा है कि इन्फ्लेशन लोवेस्ट लेवल पे है 2.5%, और जो ग्रोथ रेट है वो 7% से ज्यादा है। और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आज जो है चाइना अमेरिका के बाद नंबर 3 पे है, $950 बिलियन है। हमारा एक्सपोर्ट जो है $800 बिलियन पहुंच गया है।
और तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से अपोजिशन ने महंगाई महंगाई कहना बंद कर दिया। इससे इससे राज्य कर्मचारी भी थोड़े निराश हैं कि उनका महंगाई भत्ता भी कम हो गया। अगर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो उनका महंगाई भत्ता भी ज्यादा होता है, और जब इन्फ्लेशन 2% है तो उसी अनुपात में उनका डीए कम हो जाएगा, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता कम हो जाएगा। तो ये तो सरकार की और मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ग्रोथ रेट हाई रहे, और इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब ये है करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कंट्रोल में है, बिलो 1% है। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम रहेगा। या अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा भी हो रहा है, तो अगर ये 1% के नीचे है तो ये एडमिसिबल है, बहुत सामान्य है। तो अगर ये डेफिसिट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन आप देखिए सरकार का जो पॉलिटिकल कन्विक्शन और कमिटमेंट और जो साहस है, इसके बावजूद सरकार ने ब्याज की दरें अभी भी आरबीआई 2 बार कम कर चुका है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं किए हैं कि वो 5% से 4% पे ले आए। क्योंकि अगर ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोन जारी होने की मात्रा बढ़ जाएगी, बाजार में मुद्रा का करेंसी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और उसी अनुपात में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अभी भी सरकार इतनी सतर्क है कि इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं देना है। तो उसके बाद अब इनके सामने बचता क्या है? ये सरकार को किस मामले में कोसें? आप और दूसरी इनकी समस्या क्या जो इनको निराशा हुई है कि नरेंद्र मोदी ने इतना सफल, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और सरकार का कितना ज़बरदस्त जो है ये इंफॉर्मेशन गैदर करने का सिस्टम है और कितना ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप कितने विज़डम से काम करती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा हो गया, इतना बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन हो गया और विपक्ष को भनक नहीं लगी। कोई अब इनको लग रहा था कि जो है कि धनगर के मामले में कोई बड़ा घोटाला सामने आएगा, कुछ हुआ नहीं। धनखड़ साहब बोल नहीं रहे हैं। अभी खबर आई है कि उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है और उनका ऑफिस भी सील कर दिया गया है। इससे अधिक जानकारी मेरे पास अभी नहीं आई है। तो अपोजिशन के सामने घनघोर हताशा है और ये हताशा जून 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको क्षणिक सफलता मिल गई। बीजेपी की सीटें 224 आ गई, बीजेपी हार गई, कांग्रेस की 99 आ गई तो कांग्रेस जीत गई। नरेंद्र मोदी 240 कमजोर हो गए हैं। बीजेपी की 240। हाँ, जी। 240 बीजेपी की, तो बीजेपी हम्म। चुनाव हार गई। इनकी 99 हाँ, सीटें जीत गए। ये तर्क दिया गया। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, सरकार बड़ी कमजोर है, सरकार कभी भी गिर सकती है और टीडीपी जा रही है और ये जो देवबंद का जिहादी गैंग है, इन लोगों ने भी जाके घेरा जेडीयू को, टीडीपी को आंध्र प्रदेश में कि भाई वक्फ बिल में अगर आपने पास करा दिया तो मुसलमान कभी आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू इनके झांसे में नहीं आए कि भैया तुम्हारा ब्लैकमेल अब नहीं चलने वाला है। तो जून 2024 के बाद बीजेपी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर संभव तरीके से ये स्पष्ट किया है, साबित किया है, सिद्ध किया है कि सरकार वैसी है जैसी 2014 में थी, जैसी 2019 में थी। सरकार की स्थिरता, सरकार की दृढ़ता, सरकार की फैसले लेने की क्षमता, फैसले लेने में साहस दिखाने में कहीं कोई सुई की नोक के बराबर परिवर्तन नहीं है। बहुत लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गैर जिम्मेदार और नकारात्मक टिप्पणियां करने में करके बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर उनको देश के की मिलिट्री हिस्ट्री का और जो करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का अगर पता होता तो उनको मालूम पड़ता कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा पॉलिटिकल फैसला करने के लिए किस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप और किस तरह के दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, कि तब उनको मालूम पड़ता है। ये मजाक करना बहुत आसान है, जरा जरा उनको पढ़ लेना चाहिए इतिहास में कि जब वॉर की हालत आई थी तब नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था और राजीव गांधी ने क्या किया था। तो तो अब इनके सामने संकट है, जो एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल ड्रेस्ड अप नो वेयर टू गो। अरबों खरबों रुपया है, बड़े महलनुमा मकान में रह रहे हैं, सज धज के बैठे हुए हैं, लेकिन करें क्या, जाएं कहाँ? कहीं कोई माला पहनाने वाला नहीं है, कोई सलाम करने वाला नहीं है, कहीं जय जयकार करने वाला नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई और न मिलने वालों की भीड़ घर में लगी है।
तो अब इनके सामने केवल ये एक नित नया मुद्दा इनको चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कुछ मामला बनाएं। आप देखिए 11 साल इस सरकार के पूरे हो गए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के 11 साल में पूरे देश में एक भी मुद्दा ऐसा अपोजिशन या विपक्ष नहीं खोज पाया जिसको लेकर के ये पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई जनमत बना सकते, कोई पब्लिक ओपिनियन सही क्रिएट है बना सकते। रोज झूठ बोलते हैं। अब इनको वीरेंद्र मिला जी। है ये क्या नाम है, ये आपका बिहार का रोल रिवीजन, बस और क्या मुद्दा है इनके पास? नहीं, इसमें भी मैं ये देख रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, और जो मृत हो गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उनके नाम नहीं हटने चाहिए मतदाता सूची से? जो मूल पतों पर नहीं मिले हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं, क्या उनके नाम अपडेट नहीं होने चाहिए, नहीं हटने चाहिए? या जिनके नाम दो जगह हैं, क्या एक जगह से नहीं हटना चाहिए? आखिर ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं? सर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 10वीं बार हो रहा है पिछले 78 सालों में। क्या कभी इसके ऊपर आपत्ति की गई? तेलंगाना में चुनाव के पहले जहां कांग्रेस की सरकार है, 23 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे मतदाता सूची से। क्या तब आपने इसके बारे में कोई शोर सुना था? कभी नहीं सुना आपने। तो बिहार में और आज एक और मुसीबत आ गई है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और कहा है कि राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उसको एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाए। उसके लिए बजटरी सैंक्शन की उसके लिए अलग बजटरी सैंक्शन की व्यवस्था की जाए और उसको सरकार के दबाव से मुक्त किया जाए। तो और अब आप सोचिए कि जब बिहार में इतना हंगामा हो रहा है, तो बंगाल में क्या हाल होगा? वहां पे तो बांग्लादेशी रोहिंग्या की संख्या 1 आध करोड़ में है। तो इनके बिल्कुल। सामने और अब तक हम सुनते थे पिछले 40 सालों में कांग्रेस कहती थी विपक्ष से कि साहब ये जो है विपक्ष जो है दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, मुद्दा विहीन हो गया है, इसके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए ये अनर्गल आरोप लगा रहा है। आज ये हम होते हुए देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हाल देखिए, जाके मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक तो मंदिर बनवा रहे हैं और एक तो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, फिर जाके मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं अपने एमपीज़ की। तो ये आप देखिए ना कि कितनी ज्यादा दिशाहीनता है, ना लाइन है, ना लेंथ है, ना कोई मुद्दा है। किस मुद्दे पे सरकार बस क्या है, रोज एक ट्वीट कर दो। यही बात यही राहुल गांधी भी करते हैं, यही जयराम रमेश भी करते हैं और यही अखिलेश यादव भी करते हैं। कल जब जब खबर आई थी परसों धनखड़ के इस्तीफे की, तो जयराम रमेश एकदम कन्फ्यूज था, ये क्या हो गया? उसे समझ ही नहीं आया था कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। तो इस समय विपक्ष की मुद्दा विहीनता बहुत बड़ी समस्या है और सरकार का जो अपना देश का डेवलपमेंट का, देश के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का, देश को पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली एक करने का जो एजेंडा है, जिस तरीके से सरकार ने नॉर्थ ईस्ट समस्त भारत की मुख्य धारा से जो उसका सांस्कृतिक, राजनीतिक और संवैधानिक जो इंटीग्रेशन किया है, जिस तरीके से मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में ट्रेन पहुंची है, त्रिपुरा में ट्रेन पहुंची है, रेल सेवाएं पहुंची हैं और जिस तरीके से वहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी का डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से आसाम में बहुत बड़ा प्लांट लगने जा रहा है, जहां बांस से एथेनॉल बनने जा रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है ना डेवलपमेंट की ये। और निश्चित तौर पर पहलगाम सरकार के लिए एक धक्का था, एक झटका था और एक सेटबैक था, लेकिन सरकार ने स्थिति पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने में तनिक भी समय नहीं गंवाया। 22 अप्रैल को घटना हुई है और 9 नवंबर को सरकार ने हिसाब बराबर कर दिया। और अब आप देख लीजिएगा, आने वाले कई साल पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया में खुराफात करे। और राहुल गांधी आज कह रहे थे कि अगर आपने जो है वॉर जीत लिया पाकिस्तान से, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी क्यों है? तो ये पॉज़ क्यों किया गया है? अब इनको थोड़ा-सा इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ पता होता, अब उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो किसके पक्ष में बोल रहे हैं? भारत के पक्ष में बोल रहे हैं या पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं? ये आपत्ति तो पाकिस्तान को होनी चाहिए। सही। ये आपत्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन
1885 में इटावा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एओ ह्यूम ने किया था, जिस पार्टी के 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटिश सिविल सेवा के अफसर रहे हैं, अंग्रेज रहे हैं, और वही पार्टी दावा करती है कि उसने देश को आजाद कराया, और वही पार्टी आज पाकिस्तान की सेवा करने को इतनी उतावली क्यों हो रही है? वीरेंद्र जी, आपको ध्यान होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड पर पाबंदी लगाई थी, जो दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ साथ भारत को भी बड़े पैमाने पर यूएस एड आ रही थी, बहुत सारी एनजीओज के पास भी, कुछ दूसरे फाउंडेशन और संगठनों के पास भी, तब उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत बड़ी धनराशि अमेरिका से भारत को टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी जा रही है। बढ़ाने के लिए, हाँ, हाँ। तो सवाल ये है कि ये जो फर्जीवाड़े चल रहे थे अलग-अलग राज्यों में, और जिसके बल पर ये लोग जीतना के सपने देख रहे थे, अब अगर शिकंजे कसे जा रहे हैं, और आप तो खुद ही बता रहे हैं कि 10वीं बार ये रिवीजन हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जरा स्पेशल नाम दे दिया गया, बस इसको लेकर के ये लोग बिदके हुए हैं। तो क्या डीप स्टेट का भी और यूएस का भी इंटरेस्ट था कि भारत में कुछ जगहों पर अस्थिरता बढ़ाई जाए? मेरी तो नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत घनघोर शिकायत है कि यूएस एड से जो भारत में मतदाता का जो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो पैसा आया था, सरकार को इसकी एनआईए से इंक्वायरी करानी चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, उसका एंड यूज क्या हुआ, उसके बेनिफिशियरी कौन है। और एक जो संस्था यहाँ बनी हुई है, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसका वो छोकर चेयरमैन है, ये भी पूरे यूएसएड के पैसे से चलती है। तो ये सरकार ने अब तक जो है ये इंडिया में जो अमेरिका ने यूएसएड के माध्यम से बाइडेन के ज़माने में ये वामपंथी जिहादियों को जो खुल कर के पैसा बाँटा है भारत में, ये पैसा गया कहाँ? और इस पैसे का एंड यूज़ को इन्वेस्टिगेट करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। वो पैसा बैंकिंग चैनल से भारत में आया होगा, और बैंकिंग चैनल के ज़रिए आगे गया होगा, वो कहाँ गया? इसकी बहुत ही गहन इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इसके बेनिफिशियरी हैं, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल कि भैया बताओ पैसा तुमने कहाँ खर्च किया? और मोर ओवर, यूएस गवर्नमेंट की एक संस्था को भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में क्या रुचि हो सकती है? और वो सीधे एनजीओ को पैसा कैसे दे रही है? उसको अगर ये काम करना ही था, तो भारत सरकार के माध्यम से पैसा जाना चाहिए था। भारत में नियम है, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत ये पैसा आना चाहिए था। ये पैसा किसके पास गया? सरकार को ये मुझे इस बात को निराशा है कि ये खाली ये बात यहीं पे रुक गई, और ये खबर अभी तक नहीं आई कि उस पैसे का बेनिफिशियरी कौन है। कई $100 मिलियन पैसा आया था, यानी कई हजार करोड़ रुपए आया था, कहाँ गया? तो ये सरकार की लैक्सिटी है। जो मणिशंकर अय्यर हैं, बहुत बड़े सेकुलर कांग्रेस के एमपी और भूतपूर्व मंत्री और राजीव गांधी के बड़े करीबी सहयोगी, उनकी बेटी की संस्था है सीपीआर दिल्ली में, उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है होम मिनिस्ट्री ने। उसको उसको कई हजार करोड़ रुपए मिले हैं पिछले 15 सालों में। तो ये सब चीजें जो है सामने आनी चाहिए, और आम नागरिक को ये बात समझनी चाहिए कि आप इस जो है मुगालते में, इस भ्रम में ना रहें कि आप 80% है, देश में आपका बहुमत है, चारों ओर आपके दुश्मन घूम रहे हैं। ये जो झिंगुर मौलाना है, और टीवी चैनल उसको बाबा कहते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। वो बाबा कहाँ से हो गया भाई? वो तो जिहादी मौलाना है। उसका नाम छांगुर नहीं है, उसका नाम मैंने झिंगुर रखा है। इतना और जैसा मुझे उम्मीद थी, अब उसके इन्वेस्टिगेशन में एनआईए की एंट्री हो गई है। ये बहुत ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से लड़कियों को जो है जाल में फंसा करके, बहला फुसला करके, उनको ब्लैकमेल करके इसमें फंसाया गया, उनको कन्वर्ट किया गया, कुछ को सऊदी अरब ले गए, क्या-क्या किया, ये बहुत गंभीर घटना है। समाज को इसके ऊपर बहुत गंभीर चिंता करनी चाहिए। केवल जो है फेसबुक और ट्विटर पे कुछ लिख करके आप संतुष्ट हो गए, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी, आपने आलोचना कर दी, दैट्स सरकार सारा काम कर रही है, लेकिन समाज को भी अपना काम करना होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले लाल किले से कहा था कि अधिकार तो आपके होने ही चाहिए,
लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य बोध की भी आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ कि भारत में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्वयं बोध, शत्रु बोध और इतिहास बोध। अरे हम कौन हैं भाई? हमको जातियों में बाँट करके अकेला किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, ताकि जब आप समाज से एकदम कट जाएँ, एकदम अकेले हो जाएँ, तब आपके ऊपर शत्रु हमला करे और कोई आपकी सहायता के लिए ना आ पाएँ। ये अभियान इस देश में चल रहा है, देश को जाति में बाँटने का। अभी खबर आई है नागपुर से कि वहाँ मुसलमानों का सम्मेलन हुआ और सारे बुद्धिस्टों ने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे। अरे भाई, इन्होंने ही तो जो है अभी 2 महीने पहले दंगा किया था और हिंदुओं को मारा, उनके घर जलाए, सैकड़ों गाड़ियाँ तोड़ी, नुकसान पहुँचाया, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम भाई मुसलमान गुस्सा क्यों हुए? और ये जो बौद्ध धर्म के जो उपासक है, ये भूल जाते हैं कि यही बौद्धों ने आज़ादी के पहले 47 के पहले सिंध में मुसलमानों की बड़ी मदद की थी और आज उनका वहाँ नाम-लेवा नहीं बचा है पूरे पाकिस्तान में। तो हम लोगों वीरेंद्र के जी। पास सबसे जी बड़ी जी। कमी कि हमारे पास संदर्भ का भी बोध नहीं है। अगर संदर्भ की जानकारी नहीं है, तो हम किसी भी सूचना का विश्लेषण अपने हित में हम जान ही नहीं पाएँगे इसमें हमारा हित क्या है, हमारा अहित क्या है। जी। सही है। देखिए, एक चित्र आया है और उस पर ट्वीट भी काफ़ी आए हैं सोशल मीडिया पर। ये लगातार इसकी चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव मस्जिद में अपने सांसदों के साथ गए, वहां मीटिंग की। क्या है ये सब? इसके पीछे का मकसद क्या है? ये फ़ोटो धर्मेंद्र यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और ये फ़ोटो केवल ये बताता है कि अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए कितने हताश हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, ये हमेशा अस्मिता की राजनीति करती हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती हैं, जाति की, मज़हब की, ताकि जाति मज़हब के नाम पर अपने मतदाताओं की ये गोलबंदी कर सकें। और इनका 2 ही काम होता है, मैसेजिंग एंड सिग्नलिंग, संकेत देना और संदेश देना। तो ये अखिलेश यादव दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर के संकेत भी दे रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं कि देखो मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पे दर्शकों को मैं ये याद दिला दूं, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सरकार के सभी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी जुमे के दिन होगी, फ्राइडे को। जब इसका विरोध हुआ तब सरकार ने इस आदेश को वापस लिया। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 2012 में, तो उन्होंने 2013 में आदेश किया कि हर पुलिस थाने में 2 सिपाही मुसलमान होंगे। फिर उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, चुनाव में बुरी तरह पिट गए। तब इन्होंने आदेश किया कि साहब, जो प्रदेश का जो पूरा बजट है, उसमें जो पूरा आउटले है विकास योजनाओं के लिए, उसका 20% केवल मुसलमानों के लिए खर्च होगा। कभी ये कर नहीं पाए। 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, तब वाराणसी, अयोध्या और तब उस समय उसका नाम फैजाबाद था, और गोरखपुर में और लखनऊ में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम ब्लास्ट। उस जो उसके जो आतंकवादी थे, 2012 में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जेलों में बंद निर्दोष मुस्लिम युवा लोगों को सरकार रिहा करेगी। तो इसी आतंकी हमलों में जो बंद थे, उनको सरकार ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। तो ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और केंद्र सरकार के एजेंसी के बाद ये जो है मामला बना है, और केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर, के सहमति के बगैर आप इनको रिहा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि कल आप इनको भारत रत्न का पुरस्कार दे देंगे। तो हाई कोर्ट के दखल के बाद ये रिहाई रुकी थी। तो अगर ये सब जो इनका इतिहास है, और जब जब इनका ये इतिहास है, तो अगर ये मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी-सी बात है। बस केवल जो है उन्होंने ये जो है समझदारी बरती कि हर एक के सामने भोजन की प्लेटें नहीं रखी हुई हैं, कि वो बैठ के वहाँ मुर्गा नहीं खा रहे हैं, या उसमें मटन नहीं खा रहे हैं, या वहाँ भोज नहीं हो रहा है। वरना शायद उससे मुसलमानों को भी लगता बुरा कि मस्जिद का इस्तेमाल ये सब कर रहे हैं आप। तो ये सब जो हो रहा है, ये केवल 2027 के चुनाव की तैयारी है। और अखिलेश यादव कुछ भी कहें, 27 के लोकसभा के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बीजेपी से बाद में लड़ना होगा, पहले लड़ना पड़ेगा कांग्रेस से। क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तैयारी किए बैठी है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को वापस लेना है।
और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सारा जोर इस बात पे था कि हमको मुस्लिम बहुल सीटें हमको दे दो। और उनको कुछ मिल भी गई थी, जैसे कि सहारनपुर मिल गई थी। तो अब की बार भी कांग्रेस कम से कम 150 सीट मांगेगी और ज्यादातर सीटें मांगेगी वेस्टर्न यूपी की, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है। और जिस तरीके से एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, सनातन स्टैंड अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का रहा है पिछले 5 सालों में, तो उनको लगता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में, तेलंगाना में मुसलमानों ने हमको एकमुश्त वोट दिया और लोकसभा चुनाव में 2024 के भी पूरे देश में हमको बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिला, तो यूपी में भी हमको मिल सकता है। अगर यूपी में वोट हमको मुस्लिम का मिल गया, तो बाकी जातियां हिंदुओं की तो जो है मूर्ख होती है, वो तो आ ही जाएंगी हमारे पास। और अगर हमारे पास 50 सीटें भी आ गई, तो हम समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका से हम खिसका सकते हैं। तो ये चिंता है अखिलेश यादव की। और देखिए, पाखंड खाली यहाँ नहीं हो रहा है, एक वो कांवड़ यात्रा भी निकाल रहे हैं, जो जो कि शायद नोएडा में संपन्न हुई है आज या कल। और इटावा सेफई में एक केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, जो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का ही की फोटोकॉपी है, रेप्लिका है। और वहां के जो जो पुरोहित है, उन्होंने इस पे बड़ी सख्त आपत्ति की है कि केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका भारत में कहीं नहीं है और ये नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए और ये गलत है। और ये सनातन संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध है। उत्तराखंड सरकार ने भी कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इसके ऊपर आपत्ति जताई है। तो वो एक साथ दोनों को ठग रहे हैं, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी। आ, और इसको क्या कह सकते हैं बताइए हम भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मौलाना जो है, साजिद रशीदी ने कहा है कि उस मस्जिद में एक डीलक्स रूम भी है। जो मौलाना जोमा नदवी ने, जो उस मस्जिद के इमाम हैं, वो समाजवादी पार्टी के रामपुर से एमपी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कमरा बनवा रखा है। वहां पे 25-30 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये मीटिंग वहां भी हो सकती थी। ये मस्जिद में जहां पे नमाज पढ़ी जाती है, वहीं बैठना क्यों जरूरी था? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का और प्रतिमा का अनावरण होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो एक राजनीतिक आयोजन हो जाता है इनकी नज़र में। यस, और ये यस, यस। मस्जिद में जाकर के मीटिंग करते हैं, वो राजनीतिक आयोजन नहीं है। आज मैं गया था एक चैनल में, तो वहां पे उन्होंने बाइट चलाया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं आस्था तो जोड़ती है। तो मैंने यही पूछा था कि अगर आस्था जोड़ती है, तो पाकिस्तान क्यों बना था भाई 47 में? अगर आस्था जोड़ती है, तो 10 लाख हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ कश्मीर वैली से? अगर आस्था जोड़ती है, हजारों हिंदुओं के घर क्यों जलाए गए अप्रैल के महीने में बंगाल के मुर्शिदाबाद में? आस्था अगर जोड़ती है, तो हिंदुओं के संग अत्याचार क्यों हो रहा है बांग्लादेश में, क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के राज में? आस्था जोड़ती है ना, तो पाकिस्तान क्यों बना था? अगर हमारे देश में गंगो जमन तहजीब है और एक हमारे यहाँ साझा संस्कृति है और दोनों मुसलमान क्या नाम, गलबैया करके भाई भाई की तरह जीते हैं, तो पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान तो लखनऊ में बना था ना। लखनऊ से के बगल का जिला है सीतापुर, वहां की तहसील है महमूदाबाद। राजा महमूदाबाद और चौधरी खलीकुज्जमा पाकिस्तान मूवमेंट के टॉप नेता थे, जो 47 में के बाद पाकिस्तान चले गए थे। और लखनऊ का जो सबसे बड़ा जो इस्लामिक सेमिनरी है, मदरसा है, दारुल उलूम नदवातुल उलमा, पाकिस्तान का संविधान तो यही बना था। आजमगढ़ का शिबली कॉलेज, जो जो शिबली नोमानी कॉलेज बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का केंद्र कहलाता है, वो वैसे जिहादी केंद्र है। वो वो उस कमेटी के मेंबर थे, मौलाना शिबली। तो सब तो यही बना। राजा जहांगीराबाद बगल का जिला है, लखनऊ का बाराबंकी में। और और ये कौन सा है, 7-8 छोटी-छोटी रियासतें हैं। तो ये आस्था ही अगर जोड़ती है, तो जरा बताएं अखिलेश यादव कि भाई पाकिस्तान क्यों बना था? तो ये सब जो है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और इनकी समस्या इसलिए बढ़ गई है कि इन्होंने पिछले 35 सालों में मंडल लागू होने के बाद केवल नारे दे करके लोगों में जातीय आक्रोश पैदा किया, जाति अहंकार पैदा किया, जाति के नाम पे एक नकली गुस्सा भरा और उनका वोट लिया और ये परिवार खरबपति हो गया, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से लोगों को ग्रास रूट लेवल पर पहली बार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ।
मैं ये दावा नहीं करता कि 100% हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा, हुआ है, हो रहा है। हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है यूपी में, और भी राज्यों में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। वहां से बड़ी खबरें आई, बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है। लेकिन 45 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम के माध्यम से सीधा पहुंचा। मेरा मानना है ये धरती पर असली चमत्कार है। ऊपर वाला नीचे वाला मैं नहीं जानता कि क्या कि कौन गॉड अल्लाह क्या चमत्कार करता है। ये चमत्कार है, इतना पैसा लोगों के खाते में पहुंचा। 2014 में म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा था वो 14 लाख करोड़ रुपए था। आज वो 70 लाख करोड़ रुपए है। मैं परसों खबर देख रहा था कि भारत में जो आज टोटल हाउसिंग लोन जो बटा हुआ है वो 70 लाख करोड़ रुपया है। और म्यूचुअल फंड में जो पैसा लोग जमा करते हैं उनकी संख्या 8 करोड़ है। और उसमें ऐसे लोगों का बहुमत है जो महीने में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए देते हैं। वो सब अडानी अंबानी लोग नहीं है। तो ये बिल्कुल। पैसा तभी तो आ रहा है कि जब लोगों की सेविंग हो रही है। तो अखिलेश यादव इसके मुद्दे पे बात करें ना। ये खाली मस्जिद में चले गए और वहां मंदिर बनवा दिया, वहां कांवड़ यात्रा निकलवा दी। अब भारत के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि आप जो है ये इस तरह के संकेत कर दें और लोग मान लें आपको। अगर कांवड़ यात्रा के रूट पे अगर योगी सरकार ने कहा कि हर व्यक्ति को, हर ढाबे के मालिक को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, और अपनी पहचान दिखानी होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बिल्कुल। कि कि आप अगर यूपीआई की आईडी आपके पास है तो आपको लगानी पड़ेगी, और आपको दिखाना पड़ेगा, और आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और जो एफएसएसआई एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसमें भी ये प्रोविजन है। उस पे अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। और ये जो जिहादी झिंगुर मौलाना है, ये जो हिंदुओं को फंसा कर जो है ब्लैकमेल करके, और जो अरबों रुपया विदेशों से आ रहा था, और उन सबको कलमा पढ़ाया जा रहा है, इस पे समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलती है? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम।